गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 ओसी। ऑलरेडी पहले के 2 वीडियोस के पार्ट 1 पार्ट 2 बना है हमने। उसमें हमने इंट्रोडक्शन से और आगे के सारे स्टेप्स देख लिए हैं। अब है हमारा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग: ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। In this kind of banking, transactions are done with the help of electronic media instead of physical method. The development of the banking process is seen at 3 phases. ई बैंकिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है, वो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेल्प के थ्रू हम सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जो पहले हम फिज़िकल मेथड यूज़ करते थे, अब हम वो फिज़िकल मेथड नहीं यूज़ करते, हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके पूरा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स करना या फिर ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं। ई बैंकिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो बैंकिंग प्रोसेस का जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो 3 फेसेस में हुआ है। जैसे कि पहला, ट्रेडिशनल प्रोसेस। The transactions of the bank were done traditionally and the ledger were maintained for the entire of the accounts. In addition to this, any other work such as keeping voucher or checking the specimen signature etc. Was done without any types of machine. पहले सबसे पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस था। ट्रेडिशनल प्रोसेस मतलब जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, उन सबका लेज़र मेंटेन करना रहता था, सारे अकाउंट्स एंट्रीज मेंटेन करना, और जितने भी हमें सारे वाउचर्स, हमारे पास जितने भी सारे काम हैं सबके वाउचर्स मेंटेन करना, और जो भी हमारे स्पेसिमेन है जैसे कि साइन है, सिग्नेचर्स है या फिर वाउचर्स है, वो सब जो चेक करने का मेथड होता था, उसमें भी हम कोई मशीन नहीं यूज़ करते थे। हम सिंपली हमारे खुद के नॉलेज से हम उसको चेक करना होता था। मीन्स विदाउट यूज़ ऑफ मशीन, कोई भी मशीन यूज़ किए बिना ही हम सारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना और मेंटेन करने का काम करते थे, जिसमें मशीन का यूज़ नहीं होता था। जो था हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस, मतलब पहले का प्रोसेस। फिर सेकंड आया हमारा कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क। हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, वो भी नेटवर्क के साथ। In the traditional process of banking, all the computers lying in the same branch are connected to the network. ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या था कि सारे जो भी कंप्यूटर्स होते थे वो सारे सेम ब्रांच के ही नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे। वन ऑफ दिस कंप्यूटर्स अमॉन्ग ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच आर कॉल्ड द सर्वर। इन्हीं सब में से, सारे कंप्यूटर में से एक कोई कंप्यूटर होता था जो सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्टेड करता था, जिसको बोलते थे सर्वर। This way, connecting all the computer of the same branch is possible and banking process become easy and speedily. इस तरह से हमने सारे कंप्यूटर को एक ही ब्रांच में, सेम ब्रांच में कनेक्ट किया, और हमने जो भी हमारा बैंकिंग प्रोसेस था वो थोड़ा इजी और थोड़ा सा स्पीड हुआ पहले के कंपेयर में अभी। फिर उसके बाद थर्ड हमारा फेसेस आया, जिसमें आया यूज़ ऑफ इंटरनेट। Bank computers were connected to internet as a result which banking process become very easy and speedily. अब बैंक कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सारे इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से जितने भी बैंकिंग प्रोसेस है वो सारे बहुत ही इजी और बहुत ही स्पीडली हो जाते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कैसे हुआ और बैंक में डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसके 3 फेजेस हुए। पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस हम फॉलो करते थे, फिर हमने नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट किया, और लास्ट में हमने इंटरनेट का यूज़ किया। उसके बाद हमारा स्टेप है जिसमें है इंटरनेट, कोर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। Bank transactions are done through internet. For this kind of system, bank has also set up arrangement like e-corner or e-gallery. In this kind of transactions, the bank provide unique code, password to the customer. In this type, transactions are done two way, financial और non-financial. अब बैंक हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, पूरा जो भी बैंक का सिस्टम है वो पूरा अपने आप अरेंजमेंट किया। इसके लिए हमने ई कॉर्नर या ई गैलरी का पूरा एक सिस्टम, एक काइंड ऑफ बैंक सिस्टम है, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को एक यूनिक कोड, सारे बैंक एक यूनिक कोड प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं कि पासवर्ड्स। अपने हर बैंक अपने कस्टमर को एक यूनिक पासवर्ड देते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट से बैंक यूज़ करना हो तो उनको वो पासवर्ड अप्लाई करना है, उसके बाद वो आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जो सारे कस्टमर के यूनिक मतलब अलग अलग पासवर्ड होते हैं। यहाँ पे बैंक में 2 टाइप के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, 2 वे से। आइदर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकता है और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। सबसे पहले है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स।
where the bank account holder transfer money from his bank account to another bank account of the other bank account holder. This transaction is called the financial transaction. Payment like telephone bills, tax bill or other such payment are included in this. जब एक बैंक अकाउंट होल्डर है वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है मनी एक अपने बैंक अकाउंट से दूसरे किसी बैंक अकाउंट में या दूसरे किसी बैंक अकाउंट होल्डर में, तो जो मनी का जो ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांसफ़र हो रहा है उस ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसे से रिलेटेड कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि टेलीफोन बिल पे किया हो या टैक्स बिल पे किया हो एक्सेट्रा. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. In this kind of transaction, financial transactions not include, but the account holder does the transactions like getting account statement, checkbook requests, PIN change, stop payment requests, and other non-financial transactions. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में पैसे से रिलेटेड मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, अदर ट्रांजेक्शन्स जैसे कि अकाउंटमेंट स्टेटमेंट निकलवाना हो गया या पासबुक में री एंट्री की सारी एंट्रीज करवाने हो गई या फिर पिन चेंज करवाना है, या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको स्टॉप करवाना है एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ है, कोई अदर काम हुआ है, अदर ट्रांजेक्शन्स हुए हैं. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स बिकम ईजी ड्यू टू यूज़ ऑफ इंटरनेट के यूज़ की वजह से ये सारे जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है जैसे कि कोर बैंकिंग है, ई बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, वो बहुत ईजीली हम कर सकते हैं. सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कोर बैंकिंग. कोर इज द कोर बैंकिंग मीन्स सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. कोर का मीनिंग होता है या फुल फॉर्म्स होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. इन दिस टाइप ऑल द ब्रांचेस of the same bank located in the different part of the world are connected to the one another. इसमें क्या होता है कि सारे जितने भी ब्रांचेस है एक बैंक के वो पूरे कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी ब्रांचेस है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. इन द सेंट्रलाइज सर्वर ऑफ द बैंक all the details of the account of all the branches of the bank are available. Entry of the transactions of the account holder of the bank is recorded in the centralized server of the bank in the real time. इसमें सेंट्रलाइज बैंक सर्वर होता है जिसके अंदर सारे डिटेल्स कोई भी ब्रांचेस का हो वो सारे डिटेल्स अवेलेबल होते हैं, सारे अकाउंट्स के डिटेल, सारे अकाउंट होल्डर के ट्रांजेक्शन्स कितने हैं वो सारे उसमें रिकॉर्डेड होते हैं. जो सेंट्रलाइज होता है पूरा मतलब सेंट्रलाइज सर्वर में सारे जितने भी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं. द अकाउंट होल्डर ऑफ एनी ब्रांच कैन कंपेल विद द ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी अदर ब्रांच ऑफ दिस बैंक. He can withdraw or deposit money or can do any transaction in his account from any other branch. Thus, the account holder become the customer of the bank and not of the particular branch. This process can be done different branches of the same account. यहाँ पे क्या होता है कि सारे ब्रांच एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए कोई भी अकाउंट होल्डर है वो कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकता है कोई भी ब्रांच से. सेम कंपनी के कोई कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी ब्रांच से वो पैसे विड्रॉ कर सकता है या फिर पैसे डिपॉजिट कर सकता है. वो अदर ब्रांच हो या अदर कोई कंट्री में हो या अदर कोई स्टेट में हो तो फिर वो इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकता है बिकॉज कस्टमर के अकाउंट का जो होल्डर होता है वो सब जगह पे मेंटेन्स होता है. इसके लिए पर्टिकुलरली उसको वो सेम ब्रांच में जाना कंपलसरी नहीं है या सेम ब्रांच में ही जाके डिपॉजिट करना या विड्रॉ करना ऐसा कोई कंपलसरी वहाँ पे नहीं होता है. वो कहीं पे भी अगर है दूसरे ब्रांच में है जो भी उसके नियरेस्ट ब्रांच है वो वहाँ पे जाके अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकता है. दिस प्रोसेस कैन बी डन डिफरेंट ब्रांचेस बहुत सारे ब्रांचेस से कर सकते हैं बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द इसके अरेंजमेंट की वजह से टाइम है एक्सपेंस है वो सारे जो भी कस्टमर्स के होते हैं टाइम हो गया एक्सपेंस हो गया वो डिक्रीज मतलब कम हो जाता है, उनका टाइम सेविंग होता है, उनके एक्सपेंस कम लगते हैं बिकॉज ऑफ ये कंसेप्ट के हिसाब से जिसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम. सेकेंड है ई बैंकिंग. ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. In this present time, all the banks are connected through internet to their branches by the medium of server. So a person can withdraw or deposit money from any other branch regardless of his home branch. Bank have established their e-corner at different places by the means which the customer can withdraw or deposit money from his account through his ATM card with the help of machine.
He can also know the balance of his account by the system. Because of because of this kind of transactions, the bank also register the account holder mobile number on which the customer service message. Whenever there is any transaction in this account, banking work become easy because of this system. आजकल के प्रेजेंट टाइम में हमारा सारे बैंक, जो भी सारे बैंक्स होते हैं वो आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, सारे ब्रांच, और एक मीडियम ऑफ सर्वर होता है जिसमें सारे ब्रांच है, बैंक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सो अगर कोई भी पर्सन को पैसे विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है तो उसको सेम ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आइदर दूसरे ब्रांच में जो भी उसके नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे भी जाके कर सकता है। अगर उसको पैसे विड्रॉ करना है तो वो सिंपली एटीएम मशीन का यूज़ करके भी विड्रॉ कर सकता है। और इसमें मोबाइल्स और नेट एंड इंटरनेट सारे कनेक्टेड होते हैं, तो बैंक जितने भी कस्टमर अकाउंट्स होल्डर होते हैं उसके अकाउंट मोबाइल नंबर्स उनके पास होते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स में हो रहा है, अगर पैसे विड्रॉ हो रहे हैं या डिपॉजिट हो रहे हैं या कोई भी डेबिट या क्रेडिट उनके अकाउंट्स में हो रहा है, तो सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन्स वो उनके अकाउंट मोबाइल्स नंबर पे सेंड हो जाता है, जिससे बैंक का काम बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से हो सकता है। सो ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। उसके बाद है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग द सच सिस्टम थ्रू विच एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज मेड पॉसिबल फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज mobile phone with internet connectivity. The person need not have to go to the bank physically. In this system can manage transactions like knowing the balance of the account, paying the light bill, gas bill, tax, or making others payment. Money can be transferred from one account to another. The customer has to make the applications to the bank in order to get the kind of service. The bank then provide login ID and the password for the mobile banking. It is necessary to follow the security rules in this system. उसके बाद थर्ड हमारा होता है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग वो सिस्टम है जिससे हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज़ करके हम कोई भी हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन है विथ इंटरनेट कनेक्शन के साथ, तो अगर हमें पैसे एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या हमें कोई बिल पे करना है या हमें पैसे या हमें कोई भी हमें इंफॉर्मेशन बैंक के पैसे गैदर चाहिए कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे, कितने अकाउंट्स में बैंक बैलेंस कितना है एक्सेट्रा, तो हम विद द यूज़ ऑफ मोबाइल या विद द हेल्प ऑफ मोबाइल हम ये सारे इन्फॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके पास बैंक का एक एप्लीकेशन होता है, उनको वो एप्लीकेशन यूज़ करना होता है। बैंक बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है। बैंक यहाँ पे आईडी और पासवर्ड देती है जिससे हमें लॉगिन करना होता है, और फिर बाद में हमें सारे जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स करना है वो हम विद द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन हम सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं सिंपली। और बैंक बहुत सारे सिक्योरिटी रूल्स भी फॉलो करती है ये सारे सिस्टम में। देन सर्विस एसोसिएट विथ बैंक के कौन से सर्विसेज है जो बैंक के साथ एसोसिएट, बैंक के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट एटीएम। द फुल फॉर्म ऑफ दिस सर्विस इज at automated teller machine. The bank account holder is given this facility. When the customer need, he can withdraw the minimum amount decided by the bank and less than the amount balance of his account. The bank account holder can withdraw limited amount from his account under this daily withdrawal limit. The limitation of maximum withdraw amount is the single time it use fixed by the bank. The bank provides ATM card to the customer. The customer is also given the secret PIN. Money can withdraw from the ATM or other bank also, but some extra charge has been paid for the same. द एटीएम का फुल फॉर्म है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये हमारा एटीएम का फुल फॉर्म है। इसमें बैंक में जिसका भी अकाउंट होल्डर होता है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि जो भी उनके कस्टमर हैं वो पैसे आराम से, अगर मिनिमम उनको कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है डेली बेसिस पे, तो वो
अपने अकाउंट अपने एटीएम के थ्रू वो अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें बैंक ने सर्टेन रूल्स के मिनिमम कितना यू विड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना यू विड्रॉ कर सकते हैं, एक दिन में हम कितना लिमिटेड मतलब कितने पैसे निकाल सकते हैं एक्सेट्रा, वो सारे हमारे बैंक ने लिमिटेड सेट किए होते हैं, उसके अंडर में ही हमें सारे करने हैं जो में हमारा सारे हैं। मैक्सिमम विड्रॉ हम कितना सकते हैं यहाँ पे मेन लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम विड्रॉ अमाउंट फिक्स होता है कि एक सिंगल टाइम में मैक्सिमम इतने ही पैसे निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा निकालना है तो आपको सेकेंड टाइम वापस से एटीएम कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। ये इसका एक लिमिटेशंस होता है। सेकंड, यहाँ पे कस्टमर को ये कार्ड प्रोवाइड किया जाता है बैंक के पास से, और उसके साथ साथ एक पिन नंबर दिया जाता है जिसको सीक्रेट पिन बोलते हैं, एटीएम पिन दिया जाता है जो उनको जैसे कि पासवर्ड होता है वैसे कि ये पिन होता है जो वो यूज़ कर सकते हैं। मनी वो विड्रॉ आइदर खुद के ब्रांच के एटीएम से भी कर सकते हैं या फिर शायद दूसरे कोई बैंक के ब्रांच से भी एटीएम मशीन से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा उनको। तो ये होता है एटीएम का मतलब एटीएम कार्ड। सेकेंड होता है हमारा क्रेडिट कार्ड। दिस टाइप ऑफ बैंक कार्ड हैज़ गिवन यूज वाइडली फ्रॉम द एंड ऑफ द 20th century. An account holder or any person can withdraw to the bank, can demand the credit card. The bank conduct a systematic study of the credit of the person, like how much debt can be repaid by him through the card. This is determined by the bank on the basis of the study. On this basis of the study, a bank issues the credit card with the pre-decided limited to him. क्रेडिट कार्ड ये होता है, ये बैंक एक कार्ड प्रोवाइड करती है जो आफ्टर 20th सेंचुरी के एंड के बाद ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जो बैंक होते हैं, बैंक के अंदर जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं, जो भी पर्सनस होते हैं, बैंक उनके पूरे डिमांड देखती है कि उनका कितना डिमांड है क्रेडिट कार्ड की, और साथ में फिर बैंक पूरा सिस्टमेटिक स्टडी करती है कि वो कितना डेबिट मतलब कितना डेप्ट वो पे कर सकते, कितना कर्जा है, कितना पैसे उनको हम दे कि वो उतना हमको रीपे कर सकते हैं। बैंक पूरा वो स्टडी करती है, फिर बैंक डिटरमाइन करती है, वो स्टडी के बाद वो पूरे स्टडी करने के बाद बैंक डिसाइड करती है कि कितना उनको हमको क्रेडिट कार्ड इश्यू करना चाहिए, और प्री डिटरमाइन टाइम प्री डिसाइड पूरा लिमिट डिसाइड करती है बैंक पूरा कि कितना क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देना चाहिए, उसमें कितनी लिमिट्स होनी चाहिए एक्सेट्रा। When he make the purchase the amount from his account, he will be debited and the amount will be credited to the seller account. Balance statement is sent to the card holder at the fixed time which has been settled or repay within the described time limit. यहाँ पे है कि जब भी कोई अमाउंट वो परचेज कर रहा है कुछ भी चीज़, जब भी वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके समथिंग कुछ भी चीज़ वो परचेज कर रहा है, समथिंग इज परचेजिंग, तो सेम उसके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा, और एट द सेम टाइम वो भी जो भी वो जिसके पास से भी परचेज करा मीन सेलर के अकाउंट्स में वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी उस स्टेटमेंट की जो भी रिसिप्ट होगी वो सेम जो भी कार्ड होल्डर होगा उसको अवेलेबल्स होगा उधर सेम फिक्स टाइम पीरियड्स में, और जो फिर बाद में जो भी सेटलमेंट करना है वो प्री डिस्क्राइब टाइम लिमिट होगा कि इतने टाइम के अंदर आपको आपका सेटलमेंट कर देना है क्रेडिट कार्ड का, तो वो प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड में सेटलमेंट्स कर सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड के ही बस इतने ये है कि एटीएम कार्ड में हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में कैश आ सकता है। क्रेडिट कार्ड में हम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं परचेज करने में, मतलब पेमेंट करने में, कुछ चीज़ खरीदना है और हमारे पास पैसे नहीं, ऑन द स्पॉट हमारे पास कैश नहीं है, तो हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से हम पैसे निकाल नहीं सकते कि हमको अगर 100-200 की ज़रूरत और हमें पैसे ऑन द कैश मतलब कैश ऑन द हैंड चाहिए, तो हाथ में पैसे चाहिए, तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट के लिए यूज़ होता है कि कहीं पे हमको पेमेंट करना है और हमें पेमेंट के लिए पैसे नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एटीएम में और क्रेडिट कार्ड में, कि एटीएम से हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, ये एटीएम कार्ड हम ये सब चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड ओनली पेमेंट में यूज़ किया जाता है, नॉट फॉर विड्रॉइंग कैश। फिर थर्ड है हमारा डेबिट कार्ड। दिस कार्ड कैन बी यूज एट द प्लेस वेयर देर इज़ द अरेंजमेंट टू डू द ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड। ये कार्ड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया है कि हमको जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो डेबिट कार्ड का यूज़ करके ही करना है। द कार्ड होल्डर मेक द पेमेंट फॉर हिज शॉपिंग थ्रू द दिस कार्ड। जो भी कार्ड होल्डर है वो पेमेंट जो भी उसने शॉपिंग की है वो ये कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकता है। दिस कार्ड इज़ गिवन टू द सेलर टू स्विफ्ट आफ्टर शॉपिंग। आप शॉपिंग करने के बाद जो भी स्विप करना है
तो जो भी पेमेंट करने के बाद जो भी सेलर को स्विप करना है आफ्टर शॉपिंग, तो ये कार्ड दिया जाता है। द बिल अमाउंट इज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर। जो भी कार्ड होल्डर होगा उसके अकाउंट में से वो अमाउंट डेबिट में तो माइनस हो जाएगा। द कार्ड होल्डर कैन स्पेंड ओनली फॉर द अवेलेबल बैलेंस इन दिस अकाउंट। और इसमें खाली इतना है कि जो भी कार्ड होल्डर है उसके पास उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है सिर्फ उतने ही बैलेंस के लिए वो ये कार्ड को यूज़ कर सकता है। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड सेम सिर्फ पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, हम उससे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। बस डिफरेंस इतना है कि क्रेडिट कार्ड में हमारे अकाउंट्स में अगर पैसे नहीं हैं उसके बाद भी हम थोड़े बहुत पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस लोग ने हमें कुछ लिमिट दी होगी कि इतने लिमिट तक हम पैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट नॉट हैविंग द बैलेंस इन द अकाउंट। हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है उसके बाद भी हम वो कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, वो होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में बस इतना है कि डेबिट कार्ड भी हम पेमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि शॉपिंग हो गया या फिर हमने कहीं पेमेंट किया, हमने कुछ परचेस किया तो यूज़ कर सकते हैं। बस इतना है कि जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा हम उतने ही अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट्स में बैलेंस नहीं है तो हम ये कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे ये कार्ड हमारे लिए अनयूजलेबल्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंस थे हमारे, और ये हमारे मीनिंग थे। एटीएम है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स का क्या होता है मीनिंग, एंड उसमें थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है। बाकी मीनिंग सब सेम है कि सबको हम एक तरह से पैसे के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन लिटिल बिट तीनों में मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है तीनों में। और तो ये चैप्टर नंबर 3 ओसी का कंप्लीटेड। थैंक यू।